आज हम एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसने रूस को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था। एक ऐसी मिस्टीरियस और अनसुलझी कहानी है। इसकी कई जांच हुई लेकिन आज तक इसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो बात 1959 की है। रूस के उरल माउंटेन्स में 9 हाइकर्स अपने लीडर इगोर द्यातलोव के साथ हाइकिंग पर गए। हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल की हाइक थी और सारे हाइकर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। सर्दियों का समय था। माउंट ओटोटॉन, जो कि एक बहुत ही डिफिकल्ट माउंटेन माना जाता था, वहां पर हाइक करने के लिए हाइकर्स पहुंचे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये हाइक उनकी ज़िंदगी की आखिरी हाइक होने वाली है। प्रिपरेशन पूरी थी, टेंट पूरे सेट थे, फूड था, सबके पास सारे गियर्स थे जो कि एक हाइकर को और एक हाइकिंग ग्रुप को चाहिए होते हैं। और कहते हैं ना कि किस्मत कब आपका साथ दे जाए, कब आपको किसी चीज़ से बचा ले, आपको पता भी नहीं लगता। उसी समय 9 हाइकर्स में से एक हाइकर जिसका नाम था यूरी यूदिन, उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो हाइक के बीच से ही वापस आ जाता है। और शायद उस दिन उसको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस हाइक को मिस कर रहा हूँ। उसने काफ़ी अपने आप को अनफॉर्चुनेट माना होगा, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो शायद उन 10 में से सबसे लकी इंसान था, क्योंकि वो इस इंसिडेंट से बच गया था। 27 जनवरी 1959 ग्रुप बिझाई सेटलमेंट से अपना ट्रैक स्टार्ट करता है। इंसिडेंट के बाद मिलने वाली 31 जनवरी 1959 की जो डायरी के रिकॉर्ड्स हैं, उससे ये पता लगता है कि उस समय तक सब कुछ सही चल रहा था। क्योंकि हम बात रूस की कर रहे हैं और रूस में उरल माउंटेन्स में कड़ाके की ठंड पड़ती है। टेम्परेचर अक्सर -30 -40 डिग्री तक चला जाता है। तो जनवरी 1 और 2 के आसपास सर्दियों के समय पे बहुत ही जबरदस्त ठंड पड़ रही थी। तो 12 फरवरी तक उस पूरे ग्रुप को वापस आना था, लेकिन जब वो वापस नहीं आए तब लोगों को लगा कि दाल में कुछ काला है। फिर इस इंसिडेंट की जांच स्टार्ट होती है। 26 फरवरी 1959 जब जांच की टीम वहां पहुंचती है तो कुछ ऐसा देखती है जो उनको एक और क्वेश्चन के साथ खड़ा कर देती है। वो देखते हैं कि जो टेंट है वो अंदर से कटा हुआ है, जो हाइकर्स है उनके पैरों के निशान दिखाई देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबके पैरों के निशान अलग अलग तरीके से दिखते हैं। कुछ के नंगे पैर दिखते हैं, कुछ शूज़ के निशान दिखते हैं, कुछ तो सॉक्स के भी निशान दिखते हैं। तो ये जो पूरी जांच में जो पहला सीन टीम देखती है तो उसको एक क्लियर आइडिया नहीं होता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। टेंट अंदर से काट के हाइकर्स भागे हैं, क्या हुआ होगा? और ये ट्रेंड हाइकर्स क्यों इतने पैनिक में आ गए? क्यों उन्हें बेयरफुट भागना पड़ा? उनके पास तो सारे इक्विपमेंट थे जिससे कि वो किसी भी इस तरीके की सिचुएशन के लिए तैयार रहते। अगर कोई जंगली जानवर आ जाता उसके लिए तैयार थे, एवलांचे आ जाता उसके लिए भी शायद वो लोग तैयार होते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को अलग अलग तरीके से भागना पड़ा? अब कुछ हफ्ते जांच चलती है तो कुछ हफ्ते बाद उनको बॉडीज मिलनी स्टार्ट होती हैं। इंसिडेंट वाले जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर सबसे पहले 2 बॉडीज दिखाई देती हैं और उन दोनों की ऑटोप्सी के बाद पता लगता है कि उनको हाइपोथर्मिया हुआ था। उसके बाद 3 बॉडीज और मिलती हैं जो कि एक पेड़ के पास मिलती हैं। सबसे अजीब चीज़ ये थी कि उनकी बॉडी के अंदर इंटरनल इंजरीज थी, मतलब इंटरनल बॉडी ट्रॉमास थे, फ्रैक्चर्स थे, लेकिन बाहर से कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। और ये एक बहुत चौंकाने वाली बात थी। और आखिरी 4 बॉडी मिलती हैं स्नो के 75 मीटर नीचे, जिनकी आंखें गायब थी, टंग गायब थे। अब सोच के देखिए कि 9 हाइकर्स जिनके पास सारे सर्वाइवल इक्विपमेंट होंगे और इस तरीके से सब अलग अलग तरीके से मरे हुए पाए जाते हैं। और बात ऐसे एक रिमोट रीजन की हो रही है जहाँ पे जनरली आम इंसान जाता भी नहीं है, तो वहाँ पे कोई आपको लूट मार करने नहीं आएगा, और आएगा भी तो 9 हाइकर्स और सबके साथ अलग अलग तरीके से मौत। ये कुछ नए नए सवाल खड़े कर रही थी। चलिए अब कुछ सबूतों की बात करते हैं जो जांचकर्ताओं ने उस समय पाई। टेंट अंदर से कटा हुआ है, लोगों के पैरों के निशान हैं जो कि इधर उधर बिखरे हुए हैं, और कुछ कुछ बॉडीज में रेडिएशन ट्रेसेस मिलते हैं। डेड बॉडीज के कपड़े फटे हुए हैं और कुछ बॉडीज में से टंग और आईज मिसिंग है। ये सारे क्लूज दिखाते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें गलत चल रही थी। पैनिक का माहौल था, एक्सट्रीम सिचुएशन थी और वेदर भी बहुत अनफेवरेबल था। अब इन्वेस्टिगेशन टीम जब किसी इस तरीके के इंसिडेंट की जांच करती है जिसमें चीज़ें क्लियर नहीं नज़र आती हैं, तो उनमें वो अक्सर अलग अलग थ्योरीज निकालते हैं। तो इस इंसिडेंट की भी काफ़ी थ्योरीज निकल के सामने आई। नंबर 1 थी एवलांच थ्योरी। शायद कोई एक बहुत बड़ा स्लैब एवलांचे हुआ था वहाँ पे, जिसकी वजह से हाइकर्स को भागना पड़ा। लेकिन ये थ्योरी भी तब गलत लगने लगती है जब हम देखते हैं कि जो टेंट है वो पूरी तरीके से सही था और जो सीवियर इंजरीज हैं हाइकर्स की बॉडी में बहुत इनकंसिस्टेंट थी। दूसरी एक थ्योरी होती है इंफ्रासाउंड। अब इंफ्रासाउंड क्या है? इंफ्रासाउंड एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिनकी वजह से एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है। इसकी वजह से नौशिया लगने लगता है, एंग्जाइटी हो जाती है, वॉमिटिंग टाइप की आ सकती है। मगर ये थ्योरी भी तब गलत लगने लगती है जब हम देखते हैं कि हाइकर्स की बॉडी के अंदर इंटरनली कुछ बहुत सीवियर इंजरीज थी। तीसरी चीज आती है मिलिट्री टेस्टिंग। तो सोवियत यूनियन में उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे सीक्रेट मिलिट्री के वेपन टेस्ट हुआ करते थे जिनकी वजह से हो सकता है किसी रेडिएशन लीक की वजह से
किसी वेपन के एक्सपोजर की वजह से ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे, मगर इस थ्योरी का भी कोई सबूत नहीं मिलता है। तो सारी थ्योरीज को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने के बाद साइंटिस्ट और जांचकर्ताओं ने अपना एक थ्योरी निकाला। उनका कहना था कि लगभग बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई होंगी, पैनिक भी हुआ होगा, एवलांचे हुआ होगा, लोग भागे होंगे, जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग तरीके से इंजरीज हुई, अलग अलग तरीके की डेथ हुई लोगों को। उस समय सोवियत यूनियन की जांच में ये पाया गया कि नेचुरल फोर्सेस की वजह से ये इंसिडेंट हुआ और इस तरीके से मौत हुई। तो 2019 में रशियन गवर्नमेंट दोबारा से इस मामले को उठाती है और दोबारा से स्लैब एवलांचे को ही एक मोस्ट प्रोबेबल यानी सबसे ज़्यादा पॉसिबल चीज़ है वो माना जाता है इस इंसिडेंट के पीछे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर स्लैब एवलांचे हुआ था तो लोगों का स्ट्रेंज बिहेवियर वो इस चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता। इंटरनल इंजरीज स्लैब एवलांचे वाली थ्योरी की तरफ इशारा नहीं करते। और सबसे खतरनाक चीज़, लोगों के बॉडी पार्ट्स मिसिंग क्यों होते हैं? एवलांचे में तो ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बहुत ही चिलिंग फैक्ट बताता हूँ। जैसे आप सुनते होंगे कि हर एक लोकल जगह पे कुछ स्टोरीज होती हैं। उरल माउंटेन के आसपास रहने वाले लोगों के हिसाब से वहाँ पर अक्सर कुछ स्ट्रेंज आवाज़ें आती हैं और कुछ बहुत एक ऐसा अजीब सा फेयर होता है जिसको लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो वहाँ के लोग उरल माउंटेन्स के आसपास के इस मिस्टीरियस फिनोमिना पे भी बिलीव करते हैं। आज भी ये केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। लगातार जांच के बावजूद इस केस के बारे में अभी भी कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आती है। जो इंसिडेंट है अपने आप में एक नेचुरल फिनोमिना की तरफ भी पूरी तरीके से इशारा नहीं करता है। ना ही कोई मैन मेड क्लैमिटी नज़र आती है यहाँ पे, ना ही केवल एवलांचे का हाथ लगता है इसमें, ना ही कोई लूट मार या किसी इंसान के अटैक की जो है ना यहाँ पे सबूत मिलते हैं, ना कि पॉसिबिलिटी लगती है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ हुई जो उन हाइकर्स के साथ उस रात को हुई जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई? पिछले कई डिकेड्स में इसकी कई जांच हुई और आज तक एक क्लियर आंसर हमें नहीं मिल पाया है। आपको क्या लगता है ऐसा वहाँ पे क्या हुआ होगा जिसकी वजह से इतने सारे हाइकर्स को इतनी इंजरीज हुई हैं? तो अपने ख्याल और अपने थॉट्स जो हैं कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और अनसुलझी कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय।